Okay guys, let's see the next extract. Dr. Sadao वाले चैप्टर का है ये, एनिमी चैप्टर का. She had the bottle and some cotton in her hand. But how shall I do it? She asked. Simply saturate the cotton and hold it near his nostril, Sadao replied without delaying for one moment. तो गाइज आप समझ गए हो, जब वो जो है बुलेट निकाल रहे थे, टॉम जो प्रिजनर ऑफ वॉर था उसका जो है ऑपरेट कर रहे थे डॉक्टर सदाओ, तब का है ये, जब हैना को असिस्ट करना पड़ा था डॉक्टर सदाओ को. तो उसको तो पता ही नहीं था कि एनेस्थीसिया कैसे देते हैं. तो डॉक्टर सदाओ बताते हैं कि नोस्ट्रिल्स के पास कॉटन को रखो. तो वो वाली सिचुएशन गिवन है. लेट्स सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट. हैना एक्सपीरियंसेस अ बिट ऑफ डैश फॉर द यंग अमेरिकन. तो आपको बताना है हैना कैसा फील कर रही थी फॉर द यंग अमेरिकन. तो हमें पता है गाइज वो सिंपैथेटिक फील कर रही थी. उसके लिए उसे देखती है वो कि इतने सारे स्कार्स हैं, इतना छोटा सा वो बच्चा था, तो इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी फील होती है. तो ये आपको माइंड में रखना है कि सिंपैथेटिक फील कर रही थी हैना उसके लिए, उसको उसका दर्द महसूस हो रहा था. तो लेट्स सी द ऑप्शंस गिवन टू है. कंपैशन, कंटेम्प्ट, होप या रेज. रेज मतलब गुस्सा होता है, होप का मतलब आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, मतलब सिंपैथेटिक फील करना किसी के लिए. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? A1. तो चारों जो ऑप्शंस गिवन होंगे उनका मीनिंग देखना है. करेक्ट आंसर A1. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज क्वेश्चन डज हैना स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन इन द एक्सट्रैक्ट. तो जब ऊपर एक्सट्रैक्ट एक बार आप देख लो, हमें पूरी लाइन्स गिवन है यहाँ पे. When he breathes badly, move it away a little, ये उन्होंने बताया. She crouched close to the sleeping face of the young American. It was piteously thin face, she thought. आपको ये देखना है हैना क्या सोच रही थी. And the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered. हैना ने क्या सोचा? If the stories they had heard sometimes of the suffering of prisoners were true. वो सोचती है कि जो उन्होंने वॉर टाइम चल रहा था तो उन्होंने बहुत स्टोरीज सुनी थी कि प्रिजनर्स के साथ ऐसा होता है ऐसा होता है. तो वो सोचती है क्या वो सब स्टोरीज ट्रू है जो मैंने सुनी है. They came like flickers of rumors told by word of mouth etc. तो let us see द क्वेश्चन. अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि डिफरेंट है तो पहले जाके एक्सट्रैक्ट देख लिया करना. ठीक है. हैना's परसेप्शन ऑफ द यंग अमेरिकन. तो गाइज हमें पता है कि सडन पहली जो थी हैना को डर लग रहा था यंग अमेरिकन की हेल्प करने में. ठीक है. अब उसका परसेप्शन बाद में धीरे धीरे चेंज होने लगता है. तो वो क्यों होता है ये आपको बताना है. रीडिंग स्टोरीज अबाउट द एनिमी एज अ प्रिजनर ऑफ, उसने स्टोरी पढ़ी एनिमी की, इसलिए उसका परसेप्शन चेंज हो गया. सीइंग द एनिमी एज एक्चुअल पर्सन इन फ्रंट ऑफ हर. जब उसने एनिमी को एक्चुअली में देखा. एनिमी कौन था? वैसे तो जापानीज और अमेरिकन उस समय पे एनिमी थे, बट उसके सामने एक छोटा सा बच्चा था 17-18 ईयर्स का. ही वॉज सफरिंग बैडली. उस समय पे वो उसका एनिमी था. तो जब उसने एक्चुअली में उस अमेरिकन को देखा तब उसकी फीलिंग चेंज हुई. C1 वंडरिंग इफ शी हरसेल्फ इज मोर अमेरिकन देन जापानीज. या फिर उसने खुद सोचा कि यार मैं भी अमेरिकन ही हूँ, मैं तो बहुत समय अमेरिका में रही हूँ. रियलाइजिंग दैट द वॉर अगेंस्ट अमेरिका इज नॉट एन ऑनरेबल वन. या उसे ये फील हुआ कि अमेरिका के अगेंस्ट वॉर करना सही नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या है? यस, B1. जब उसने अपनी आंखों के सामने उसको सफ़र करते हुए देखा उस बच्चे को, चाहे वो अमेरिकन था चाहे वो उसका एनिमी था, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका परसेप्शन जो था वो चेंज हो गया. तो करेक्ट आंसर इज B1. Seeing the enemy as an actual person in front of her changed Hannah's perception. Guys, तो हर एक ऑप्शन को समझना and you will definitely answer the question. ठीक है. Let's see the question number 49 now. How do Hannah and Sadao react to the situation of the wounded man? दोनों ने कैसे रिएक्ट करा. तो गाइज आपको पता है डॉक्टर सदाओ, तो डॉक्टर बिल्कुल ट्रेन, उनको तो परफेक्शन से वो अपना ऑपरेट करने में स्टार्ट हो जाते हैं. बट हैना थोड़ा घबरा रही थी. तो इस चीज़ को याद में रखते हुए अपनी चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं हम. हैना इज कन्फ्यूज अबाउट इट बट सदाओ इज कॉन्फिडेंट. हैना इज सस्पिशियस अबाउट इट बट सदाओ इज एक्सेप्टिंग इट. हैना इज डिस्टर्ब बट सदाओ इज डिसअपॉइंटेड. सदाओ क्या डिसअपॉइंटेड थे? नो, वो बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे थे. हैना इज डिस्गस्टेड. डिस्गस्टिंग फील कर रही थी क्या हैना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो डी ऑप्शन तो है ही नहीं. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आई टोल्ड यू कि सदाओ तो थे, डॉक्टर सदाओ बिल्कुल ही अच्छे तरीके से अपना ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया. तो करेक्ट आंसर इज A1. हैना कंफ्यूज थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था, उसने थोड़ी दिया था. तो शी वॉज कंफ्यूज बट डॉक्टर सदाओ वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा A1. विच ऑफ दीज इंसिडेंट इज सिमिलर टू वॉट नरेटर ऑफ डीप वाटर एक्सपीरियंस विद स्विमिंग. तो उन्होंने क्या, जो हमारे नरेटर डीप वाटर ने जो एक्सपीरियंस करा था ना डगलस ने, वो ही एक ऐसा एक्सपीरियंस है, इनमें से किसी एक 4 स्टेटमेंट्स ने करा होगा एक्सपीरियंस. लेट्स सी. While on a hike with her brother, Rekha fell and scraped her knees. She considered this to be a bad sign and decided never to go hiking again. ठीक है. फर्स्ट में हमें ये गिवन है रेखा बाइक से गिर गई और उसकी नी छिल गई, तो उसको ऐसा लगा ये बैड साइन है और आज के बाद कभी वो हाइकिंग करने नहीं गई. नेक्स्ट, अली एट एट अ रेस्टोरेंट दैट कॉज हिम टू हैव फूड पॉइजनिंग. ही डिसाइडेड टू लॉन्च अ FIR अगेंस्ट द रेस्टोरेंट एंड इवेंचुअली ट्राइड टू शट इट डाउन. तो ऐसा तो कुछ नहीं करा हमारे नरेटर ने. उन्होंने तो यहाँ क्या लिखा है कि उसको उस रेस्टोरेंट में खा के फूड पॉइजनिंग हो गई तो उसने FIR जो है उसके खिलाफ दर्ज करा. बट हमारे डगलस ने ऐसा कुछ नहीं करा, तो उन्हें बुली के लिए जाके कोई कंप्लेंट नहीं करी. तो B1 तो बिल्कुल नहीं है.
Sarah forget to submit her homework and was scolded by the teacher for it. She never attended teacher's class again and eventually failed the subject. तो गाइस C1 भी नहीं होगा. डगलस को डर लग गया था पानी से, बट फिर भी उन्होंने अपने फियर को ओवरकम करा था. और यहाँ क्या लिखा है, दैट सैरा ने क्या करा, वो तो कभी क्लास में ही नहीं गई. नेक्स्ट देखते हैं D1. कविता गॉट स्टक in a elevator at a mall and refused to ride an elevator for years after the incident. तो एक बार वो मॉल के एलिवेटर में जो है रुक गई थी, तो उसके बाद काफ़ी समय तक उसने जो है एलिवेटर में राइड नहीं करा. लास्ट वीक शी मैनेज टू गेट इन एलिवेटर विद हर फ्रेंड्स हेल्प फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years. और लास्ट वीक जो है कविता अपनी फ्रेंड के हेल्प से एलिवेटर में एंटर करती है. तो गाइज यही है ना हमारा आंसर. डगलस ने भी तो यही करा. पहले वो डर गए थे पानी से, बट उन्होंने धीरे धीरे अपने फियर को ओवरकम करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर बुलाया और अपने फियर को ओवरकम करा. कविता के साथ भी यही हुआ. वो एक बार जब लिफ्ट में अटक गई थी तो वो डर गई, बट उसके बाद उसने लास्ट वीक ऑलमोस्ट 5 साल बाद अपने उस फियर को ओवरकम करा. और यही डगलस के साथ हुआ. तो उनको फियर हुआ बट उन्होंने उसको ओवरकम करा आफ्टर मेनी ईयर्स. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, येस D1 होगा. और फर्स्ट वन में भी बैड साइन गिवन था. डगलस ने उस चीज़ को बैड साइन की तरह जो है नहीं लिया था, उन्होंने अपने फियर को ओवरकम करा था. तो D1 इज द करेक्ट. तो गाइज यहाँ हमारी सेंसेस टेस्ट करी जा रही हैं हम, तो इसलिए लॉजिकली सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोएम माई मदर एट 66 कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द पोएट्स डैश. तो कैसा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है ये, रिसेंटमेंट ऑफ अ सिचुएशन, रियलाइजेशन ऑफ डिफिकल्ट ट्रुथ, रिफ्लेक्शन ऑफ हर ओन आइडेंटिटी या कमिटमेंट टू लुक आफ्टर समवन. तो करेक्ट आंसर इज B1. उन्हें रियलाइज हो गया था डिफिकल्ट ट्रुथ, क्या, दैट यू नो गाइज, उन्हें रियलाइज हो गया था दैट उनकी मदर अब बहुत एजड हो गई है एंड वन डे शी विल नॉट बी विद हर. तो उन्हें वो रियलाइज हो गया था बिटर ट्रुथ. तो यही शो कर रहा है वो, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ द डिफिकल्ट ट्रुथ. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 53. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2. ठीक है, तो लॉ स्प्रिंग में है, क्वेश्चन गिवन है हमें. लेट्स सी द 1 and 2 स्टेटमेंट. 1 स्टेटमेंट गिवन है, आपको रिलेशनशिप बताना है. तो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन में कॉज इफेक्ट आएगा, ट्रू फॉल्स वही सब है. लेट्स सी फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, बैंगल मेकर्स आर नॉट एबल टू एस्केप द वेब ऑफ पॉवर्टी. यानी कि बैंगल मेकर पॉवर्टी के वेब से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. एंड B1, बैंगल मेकर्स लूज देयर विजन इन देयर यूथ ड्यू टू बैड वर्किंग कंडीशंस. बैंगल मेकर्स जो है अपना विजन जो है खो देते हैं बिकॉज ऑफ द बैड वर्किंग कंडीशंस इन द डिंजी सेल्स ऑफ द बैंगल मेकिंग फैक्ट्री. पता है आपको कैसे डिंजी से वो जगह होती है, अंधेरे में उनको बैंगल्स बनानी होती है, तो उनका विजन बहुत छोटी एज में ही चला जाता है, वो देख नहीं पाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं. तो A and B हमने पढ़ लिया है. तो अब आपको ये बताना है, ऑप्शन ए में गिवन है फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू. बट गाइज ऐसा नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें पता है. B गिवन है सेकंड एक्सप्लेन्स अ रीजन फॉर 1. C गिवन है 1 इज एन अजम्पशन मेड फ्रॉम 2. या D1 सेकंड इज अ फैक्ट वेयर इज फर्स्ट इज एन ओपिनियन. करेक्ट आंसर कौन सा होगा, B1 होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज, व्हिच ऑफ दीज एस्पेक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट डीप वाटर. इनमें से एक हम डीप वाटर पे मैच नहीं कर सकते, वो आपको बतानी है. Events are centered on a lesson learned by the writer. Events are focused more on facts other than emotions. Events are written from first person perspective. या events are arranged from childhood to adulthood. तो guys childhood to adulthood तो है, पहले वो बचपन की अपनी कहानी बताते हैं और बड़ियों की बताते हैं कैसे उन्होंने ओवरकम करा. Events are written in a first person perspective. yes, उन्होंने अपनी कहानी बताई है. Events are focused more on facts than emotions. या फर्स्ट वन, events are centered on a lesson learned by the writer. तो गाइज ये भी है, events ने हमें क्या शो करा था कि डगलस ने जो कुछ भी सीखा अपनी लाइफ में, दैट फियर को ओवरकम करना चाहिए, ये भी हमें शो करा है. बट B1, इवेंट्स आर मोर फोकस्ड ऑन फैक्ट्स देन ऑन इमोशंस, ये नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा B1. हमने ये चेक करा कौन कौन सी इवेंट्स मैच करती है. D भी करती है, C भी करती है, A भी कर रही है, कौन सी नहीं करी, B नहीं करी, तो वही हमारा आंसर है. Let's see question number 55. Story, the third level, the narrator says the above line because he found a letter that. ठीक है, तो आपको बताना है, थर्ड लेवल का ये क्वेश्चन है. That night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there. आपको बताना है that चार्ली ने ये लाइन क्यों बोली थी. That night among my oldest first day covers, मेरे oldest first day covers में मुझे एक ऐसा कवर मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था. उन्होंने ये बात क्यों बोली, बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी टू डिस्कवर, उन्हें अच्छा नहीं लगा था उस फर्स्ट डे कवर को देख के, इसलिए उन्होंने बोला कि उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था. B1 हैड बीन रिटन बाय हिज ग्रैंडफादर, उनका ग्रैंडफादर का कवर था, इसलिए उन्हें लगा कि उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था. C1 हिज ग्रैंडफादर हैड नेवर टोल्ड हिम अबाउट इट, उनके ग्रैंडफादर ने कभी उस कवर के बारे में उन्हें नहीं बताया था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा. या फिर D1 वॉजंट पार्ट ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स ओरिजिनल कलेक्शन, या फिर D1 दैट जो वो फर्स्ट डे कवर जो उन्हें उस रात को मिला वो उनके ग्रैंडफादर के कलेक्शन का नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था वो वहाँ पड़ा था. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, येस D1.
जैसे ही चार्ली देखते हैं सारे फर्स्ट डे कवर्स को तो उन्हें दिखाई देता है एक ऐसा फर्स्ट डे कवर जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। तो वो कौन सा फर्स्ट डे कवर था? वो फर्स्ट डे कवर था जो सैम ने भेजा था और वो उनके ग्रैंडफादर के ओरिजिनल कलेक्शन में नहीं था। तभी उन्होंने क्या कहा, उसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर इज D1। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। दिस इज नॉट अ थीम इन पोएम कीपिंग क्वाइट। जो कीपिंग क्वाइट की थीम नहीं है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग कंटेंट विद अर लाइफ, अपनी लाइफ में खुश रहने की इंपॉर्टेंस। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन आर लाइफ साइलेंटली अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करना। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इन ऑल परस्यूट्स ऑफ अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग ह्यूमंस। तो गाइस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग कंटेंट विद अर लाइफ, ये भी कीपिंग क्वाइट ने हमें समझाया दैट वी शुड बी ऑलवेज बी हैप्पी। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग आर लाइफ साइलेंटली, ये भी हमें समझाया दैट हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ये भी कहा है कि ब्रदरहुड होनी चाहिए। बट C1 द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इन ऑल परस्यूट्स, ये उन्होंने अपनी थीम में नहीं बताया। तो करेक्ट आंसर इज C1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 57। इन द स्टोरी द एनिमी, व्हाट इज द मेन डिलेमा दैट हैना एंड सदाओ फेस। तो क्या डिलेमा था उनका? गाइज वी नो दैट वो जापानीज थे और उस समय पे वॉर चल रहा था और वो हेल्प कर रहे थे एक अमेरिकन सोल्जर की। तो ये उनका सबसे बड़ा डिलेमा था। तो लेट्स सी द स्टेटमेंट। तो A1 पे गिवन है टू अबैंडन द अमेरिकन एज अ पेट्रियट एंड सेव हिम एज अ ह्यूमनिस्ट, कि उनको ये डिलेमा लग रहा था कि बीइंग अ पेट्रियट उन्हें अमेरिकन को जो है ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, अबैंडन कर देना चाहिए, या फिर बीइंग अ ह्यूमन एक इंसानियत के नाते उसे ट्रीट करना चाहिए। ये उनका डिलेमा है। तो आप समझ गए होंगे आंसर अभी तक ये सबसे करेक्ट लग रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। टू कीप देयर सर्वेंट्स और डिसमिस देम, नहीं ये नहीं था। टू हैंड ओवर द अमेरिकन टू जापानीज मिलिट्री और अमेरिकन आर्मी, ये कंफ्यूज होती है कि जापानीज मिलिट्री को तो या अमेरिकन आर्मी को, ये भी नहीं है। टू रिटेन देयर अमेरिकन लर्निंग्स और टू रिमेन लॉयल टू देयर जापानीज वैल्यूज। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली गाइस A1। उन्हें ये डिलेमा था कि जो है अबेंडन कर दे उस अमेरिकन सोल्जर को, बीइंग अ पेट्रियट या फिर एज अ ह्यूमनिस्ट इंसानियत के नाते उसे ट्रीट करे। तो करेक्ट आंसर A1। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द लास्ट लेसन इज टू शो द डैश। तो आपको बताना है दैट अल्फोंसो डॉर्डेट ने क्या मतलब क्या शो करा है लास्ट लेसन के थ्रू हमें। एक्सपीरियंसेस ऑफ बोथ साइड्स इन अ वॉर, रोल ऑफ एजुकेशन इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टिंग टू अ न्यू कल्चर, या फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस। तो करेक्ट आंसर गाइस देखो, पॉलिटिकल डिसीजन किसने लिया था? प्रूशंस ने, कि अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। बट उसका इफेक्ट पूरे की पूरी कम्युनिटी पे पड़ा, इतने लोगों पे पड़ा, छोटे से बच्चे फ्रांस पे भी पड़ा, एम हैमिल सर की लाइफ पे भी पड़ा। तो एक पॉलिटिकल डिसीजन भी सो मैनी पीपल्स की लाइफ पे इफेक्ट डालती है। यही चीज़ लास्ट लेसन में सबसे अप्रोप्रिएटली हमें शो करी गई है। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नाउ। What did Sam mean by the phrase working dream wish fulfillment? तो आई थिंक सो मैंने कल ही जब थर्ड लेवल करवाया था आपको चैप्टर का रिवीजन, तो ऐसा क्वेश्चन पुटअप करा था, बस थोड़े ऑप्शन डिफरेंट थे, क्वेश्चन यही था। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. तो सैम कहता है ना कि ये तुम्हारी waking dream wish fulfillment है। तो आपको बताना इसका मीनिंग क्या है। That Charlie had a daydream that allowed him to escape his problems. या B1, Charlie had suffered from an episode of temporary delusion. Charlie had not learned how to fulfill his own desire, या Charlie had fulfilled traveling to the past. तो करेक्ट आंसर क्या है? That Charlie was daydreaming that allowed him to escape his problem. करेक्ट आंसर कौन सा होगा गाइस? A1। चार्ली डे ड्रीमिंग करा था। चार्ली अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा परेशान था दैट ही स्टार्टिंग डे ड्रीमिंग, उसे ऐसा लग रहा था कि सच्ची में वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। यही है वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर A1। एंड अगर आपने थर्ड लेवल का रिवीजन करा था तो ऐसा सा ही क्वेश्चन हमने कल रिवाइज करा था एंड ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड सबसे इंपॉर्टेंट पोएम का ये क्वेश्चन है। लेट्स सी, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम व्हाट इज आयरॉनिक अबाउट द वॉल हैंगिंग्स एंड द डोनेशंस इन द क्लासरूम। क्या है आयरॉनिक? तो गाइस आपको मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर में एक्सप्लेन करा था। वॉल पे क्या था? एक मैप लगा था और शेक्सपियर का हेड था। शेक्सपियर इज एपिटोम ऑफ लिटरेचर, इतनी एजुकेशनल बच्चों के लिए उसका कोई फायदा नहीं था। मैप ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ब्यूटीफुल प्लेसेस शो कर रहा था, बट बच्चों का वर्ल्ड कहाँ था? आउटसाइड देयर विंडोज इन द स्लम। तो दोनों ही उनके लिए क्या थे? आयरॉनिकल थे। अब क्यों थे? अब देखते हैं हम स्टेटमेंट्स में। द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड इन दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड दैट द चिल्ड्रन लिव इन। यानी कि शेक्सपियर का हेड हाई एपिटोम लिटरेचर शो कर रहा है और वर्ल्ड ब्यूटी शो कर रहा है, वो उनके जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उससे मैच नहीं करता। B1, द आर्टिकल इन द क्लासरूम आर इररिलेवेंट टू व्हाट द चिल्ड्रन आर लर्निंग, यानी कि जो वो पढ़ रहे हैं उससे इररिलेवेंट है आर्टिकल। द डेक हेल्प इंप्रूव द अदरवाइज ग्लूमी एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लासरूम। डेकोरेशन जो है ना, ये शेक्सपियर का हेड और वो जो मैप है ये जो है थोड़ा सा इन्वायरमेंट को जो है डल से थोड़ा ब्राइट कर रही है। आर्टिकल्स मेक द स्लम चिल्ड्रन एम्बिशियस एंड प्लान फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो शेक्सपियर के हेड को देख के वो एम्बिशियस हो गया, भाई हमें भी शेक्सपियर बनना है। तो नहीं गाइज, करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑब्वियसली A1 में जो उनका वर्ल्ड था
उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था मैप एंड जो है शेक्सपियर का हेड। तभी क्या कहते हैं वो, शेक्सपियर इज विकेट एंड मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। हमारे राइटर क्यों, पोएट यही तो कहते हैं दैट शेक्सपियर हाई एपिटोम लिटरेचर को प्रेजेंट कर रहे हैं और वर्ल्ड मैप सारी सुंदर जगहों को प्रेजेंट कर रहा है, बट वो बच्चों के लिए उनका वर्ल्ड क्या है, वो जो उनकी स्कूल की खिड़की के बाहर है, नैरो नैरो लेन्स, लेड स्काई, फॉगी फ्यूचर। विद दिस गाइस हमने कम सारे एडिशनल क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है सबसे अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे अनसीन पैसेज, फैक्चुअल पैसेजेस को। ओके, तो सभी वीडियोस के लिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। इंग्लिश के चैप्टर्स रिवाइज करने हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट देखो। एंड राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन रिवाइज करना है, यानी कि फैक्चुअल पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, वो सब कैसे सॉल्व करने हैं। तो थर्ड प्लेलिस्ट देखना राइटिंग स्किल वाली। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फैक्चुअल पैसेज रिवाइज करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।